अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस पर चर्चाएं काफी आम है और उनका जवाब मिलना जरूरी है। इस समय डिस्कशन ये चल रहा है कि आखिरकार अगर हम ये जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक भारत को F404 इंजन डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना अब हम F414 की तरफ बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी इनका लोकल प्रोडक्शन तो किया जाना ही है। जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इन इंजन का निर्माण भारत में करने वाली है। तो जब हमें ये पता है कि ये इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे और काफी हद तक इनकी जो सप्लाई चेन है ये भारत ही मैनेज करेगा, तो आखिरकार हम तेजस मार्क 1A के लिए इन सेम इंजन को क्यों नहीं सेलेक्ट करते। हमारे सामने समस्या क्या है? क्या वाकई इस इंजन को अगर हम तेजस मार्क 1A के लिए कंसीडर करते हैं तो इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे तेजस मार्क 1A में? तो चलिए आज आपकी सारी कंफ्यूजन को हम यहीं पे खत्म करते हैं और एक हम संक्षिप्त रूप में बताते हैं कि आखिरकार F414 और F404 को स्विच करने में क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उनसे पार पा सकती है और क्यों हमें F404 इंजन पर स्टिक रहना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों के मन में रोष है, क्योंकि 28 मार्च को पहली उड़ान भरने के बाद से अभी तक तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को नहीं मिला। ये बात तो एक हद तक चलिए सही भी थी। हम जानते हैं कि एन मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुछ सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस की डिमांड करी गई थी, लेकिन लोगों के में गुस्सा तब ज्यादा बढ़ गया जब उन्हें यह पता चला कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो 2030 तक भारतीय वायुसेना 28 से 29 स्क्वाड्रन के मार्क को टच कर सकती है। तो यहाँ पर लोगों का सवाल ये उठा कि हम F414 इंजन को इंटीग्रेट क्यों नहीं कर देते तेजस में, और हम इसको उड़ाते क्यों नहीं है F414 के साथ। आखिरकार मॉडिफिकेशन में कितना ही समय लग जाएगा और हमें क्या क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं दोनों इंजन की लेंथ से। आपको बता दें कि F404 और F414 इंजन की जहां तक लेंथ की बात रही, तो इनकी जो लेंथ है वो 154 इंचेस की है। यहाँ पर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की, तो ये दोनों की सेम है। और आपको बता दें कि सेम लेंथ का मतलब ये है कि अगर हमें इन्हें इंटीग्रेट करना पड़ा तेजस मार्क 1A में, तो हमें यहाँ पर जो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम आसानी से हो सकता है माइनर मॉडिफिकेशन के साथ। लेकिन जब बात आती है डायमीटर की, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा अलग हैं, क्योंकि अगर हम F404 इंजन की बात करें तो इनका जो मैक्सिमम फैन डायमीटर है वो 35 इंचेस का है, जबकि अगर हम F414 की बात करें तो F414 इंजन में जो मैक्सिमम फैन डायमीटर है वो 35.5 इंचेस का है, यानी 0.5 इंच यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि इसकी हाई थ्रस्ट कैपेबिलिटी को देखते हुए हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समय दिक्कत ये आती है कि अगर हमें तेजस मार्क 1A के एयर फ्रेम में इस नए इंजन को इंटीग्रेट करना पड़ा, तो सबसे पहले हमें जो एडजस्टमेंट है वो इंजन हाउसिंग में और कूलिंग सिस्टम में करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर फैन ज़्यादा बड़ा है तो उसे हवा भी ज़्यादा चाहिए होगी और उसे ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम है उसको भी उसी हिसाब से हमें ढालना पड़ेगा, अन्यथा इसके दुष्परिणाम हमें तेजस के एयर फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रस्ट आउटपुट की। जहां तक बात रही F404 GEIN20 की, तो ये इंजन मैक्सिमम थ्रस्ट देते हैं 84 किलोन्यूटन का आफ्टर बर्नर के साथ, लेकिन F414 GEIN-S6 की बात करें तो ये 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, जो कि तेजस की परफॉर्मेंस को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा है। और निसंदेह अगर ये इंजन तेजस में आया तो तेजस की स्पीड इंक्रीज होगी, रेट ऑफ क्लाइंब काफ़ी अच्छा होगा और जो ओवरऑल पेलोड कैपेसिटी है ये भी काफ़ी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो हमें समझना पड़ेगा कि इंक्रीज थ्रस्ट का मतलब ये है कि तेजस मार्क 1A के लिए हमें बहुत सारी जो मॉडिफिकेशंस है वो करनी पड़ेंगी। भले ही हम यहाँ पर बड़ा ऑर्डिनेंस कैरी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इनके लिए जो कूलिंग है और जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है वो हमें करनी पड़ेगी, ताकि हमें ये देखना पड़े कि जो एडिशनल स्ट्रेस आ रहा है एयर फ्रेम में कहीं उसका दुष्परिणाम तो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका एक डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब वेट की बात करें तो F404 का जो वेट है वो 1036 किलोग्राम का है। यहाँ पर हम ड्राई वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम F414 इंजन की बात करें तो इनका जो ड्राई वेट है ये 1110 किलोग्राम का है। एडिशनल वेट का मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर फर्क डाल सकता है, इसकी मनूवरबिलिटी को प्रभावित कर सकता है और इसके लिए हमें जो एडजस्टमेंट है वो करने पड़ेंगे ताकि हम ऑप्टिमल फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त कर सकें। हालांकि ये डिफरेंस बहुत बड़े नहीं है, इनके लिए हमें जो बड़ा स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें एक डिटेल्ड एनालिसिस और अध्ययन करना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को करने में समय लगेगा। अब बात करते हैं कूलिंग और एरोडायनेमिक की।
हमने पहले भी कहा कि F414 इंजन ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है, जिसका मतलब ये है कि जो हीट डिसिपेशन रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और ऐसे में हमें जो तेजस मार्क 1 का कूलिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, खासकर जो एग्जॉस्ट एरिया हो गए और जो हीट शील्डिंग हो गई इंजन के चारों तरफ या इंजन बे में, उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकें, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत हमें एयरक्राफ्ट को उड़ाते समय ना आए। और इसके लिए जो डिटेल्ड अध्ययन है इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अब अगर हम इंजन माउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें कि दोनों इंजन जो हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से बनाए जाते हैं और ये लगभग सेम डिज़ाइन लिनियज में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि F414 माइनर मॉडिफिकेशन के साथ जो इंजन माउंट्स है इनमें फिट हो सकता है। इसके लिए हमें मिनिमल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए भी हमें जनरल इलेक्ट्रिक की पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ें जो होंगी वो होगा इनटेक मॉडिफिकेशन। जी हाँ, अब क्योंकि जो फैन डायमीटर है वो 0.5 इंचेस ज़्यादा है, तो इसके लिए जो एयर फ्लो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमें जो एयर इनटेक्स हैं इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि जो सफिशिएंट एयर है वो इंजन को मिल सके और इंजन जो हाई एल्टीट्यूड है उसमें आराम से ऑपरेट कर सके। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर और कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन है वो भी हमें करना पड़ेगा और इसके लिए HAL और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को साथ में आना पड़ेगा ताकि हम ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और सेफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकें। स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जाहिर सी बात है इंजन भारी है, ज़्यादा पावरफुल है, तो इसके लिए हमें जो एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है वो करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि तेजस कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है सेफ्टी को, कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। इन सब का अध्ययन करने के बाद ही तेजस को उड़ने की परमिशन मिलेगी। अब इसके देखिए परफॉर्मेंस गेन और ट्रेड ऑफ्स दोनों हैं। पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की कि नए इंजन के आने का बेनिफिट क्या हो सकता है। देखिए जाहिर सी बात है कि ये थ्रस्ट टू वेट रेशियो को इम्प्रूव करेगा। F414 हाई थ्रस्ट आउटपुट के साथ में आता है और तेजस मार्क 1A का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है इसको ये काफ़ी इंप्रूव करेगा, जिससे कि इसकी एजिलिटी, एक्सेलरेशन और जो टेक ऑफ है वो भी काफ़ी शॉर्टर होगा और ज़्यादा पेलोड कैरी कर पाएगा। ये एक बड़ा चीज़ हमें देखने को मिलने वाला है। इसकी जो ऑपरेशनल सीलिंग है वो भी हमें काफ़ी बढ़ी हुई नज़र आएगी, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और जो कॉस्ट है ये आने वाली है, यानी जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं होगा, एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मनोवर होने वाला है और इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च होंगे। तो इसके लिए भारतीय वायुसेना को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इसमें समय लगेगा। दूसरी बात, जब वजन बढ़ेगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ेगा और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के लिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्या जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, हमें एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अगर हम ड्रॉप टैंक्स को कैरी करेंगे या एक्स्ट्रा फ्यूल भी लगेगा तो या तो हमें बराबर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हमें बार बार लैंड करके जो फ्यूल है वो लेना पड़ेगा, तो इसका प्रभाव भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे कि इंजन दोनों कैसे हैं और दोनों के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम HAL चेयरमैन की बात करें तो वो लगातार जनरल इलेक्ट्रिक के संपर्क में है और उन्हें भरोसा है कि बहुत जल्दी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। जब तक चीज़ें सामान्य नहीं होती तब तक कैटेगरी B इंजन का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।